हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स क्रैश एजुकेशन। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ स्पॉट द एरर्स। यहाँ पे पार्ट 4 को मैं डिस्कस करने वाला। दीज आर क्वेश्चन फ्रेंड फ्रॉम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर थोड़ा बहुत आप सीरियस कैंडिडेट हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में या फायदा पहुंचाएगा। दीज आर लुक्रेटिव फॉर एनी एग्जाम्स, जहाँ भी आपको ग्रामर का सेक्शन पहुंच जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस नहीं। ओके, तो सो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आज कुछ 10 और 11 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पाया हो तो लाइक कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना दोस्तों को, और फीडबैक जरूर देना अगर कुछ वीडियो में चेंज चाहते हो या कुछ आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो के दौरान। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। नाउ रीड, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, इसमें जो पार्ट 4 है, आप जैसे कि आपका पैटर्न पता होगा, इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको कोई पार्ट जिसमें एरर होता है उसको फाइंड आउट करना होता है और सही करना होता है। ठीक है, तो यही सारा है। मेक हैश लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। चलिए, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। मेक हैश, हैश मतलब होता है जल्दीबाजी करना, तो जल्दीबाजी करो। लेस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कि यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, यानी कि आप ट्रेन मिस कर जाओ, ऐसा कोई सेंटेंस है। तो इसमें आपको करने के लिए क्या सोचना होगा, तो जो वर्ड है, मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको सेंटेंस में स्ट्रेंज वर्ड दिखता है, थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है, देन दिखता है, लेस दिखता है, अनलेस दिखता है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो लूपहोल वहाँ से समझा करो। ठीक है, वहाँ से ना बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वहीं से लूपहोल करके एरर्स दिया जाता है या गलती मिस्टेक वहीं से बनाया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वही देखा जाता है, कुछ कुछ केसेस में नहीं देखा जाता है, बट ऐसे में आपका अधिकतर केसेस में मिल ही जाता है। तो मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब यहाँ से देखिए, लेस्ट जो है ना से एक निगेटिव वर्ड है। क्या है, लेस्ट जो है से एक निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड में खुद से नोट यूज़ करना गड़बड़ बात होता है। बात समझ में आ रही है। मेक हैश, जल्दी करो। लेस्ट का मतलब ही होती है कि ऐसा ना हो जाए कि यू शुड मिस द ट्रेन, आपका ट्रेन छूट जाए ऐसा। फिर से नोट लाने की क्या आवश्यकता है, यानी कि सुपरफ्लुअस यूज हो गया, यहाँ पे नोट का सुपरफ्लुअस यूज हो गया, नोट नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, यानी कि मेक हैश लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस्ट के बाद ना हमेशा शुड का यूज होता है, याद रखना इसको। और लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई। तो पार्ट नंबर यहाँ से आपका बी में मिस्टेक हुआ, बी है, बी में तो इसको टिक लगा लेना। ठीक है, आगे ना आजकल कुछ कुछ एग्जाम्स में देख रहा हूँ कि ऑप्शंस आगे पीछे दिए जाए, जैसे एक जगह पर ये नहीं रहेगा, हो सकता है सी या डी दिया जाए, तो ऐसे भी रहता है। जो आपका सही आंसर होगा, अगर मेरा ऑप्शन नंबर बी में है तो बी में, अगर बी डी में रहता तो मेरा ऑप्शन डी सही होता। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। रेलवे के एग्जाम दिए होंगे तो ऐसा पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नोट शुड बी रिमूव, नोट का हटा देना है। लेस्ट इज ऑलरेडी अ निगेटिव वर्ड। ओके, तो लेस्ट निगेटिव वर्ड है। और एक बात फिर से, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेनी ऑफ अस डोंट नो टू स्विम एट ऑल। चलिए, क्या गड़बड़ी है। मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत कोई, प्रीपोजिशन है ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डू नॉट नो, ठीक है, डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, क्या गड़बड़ी है इसमें। तो ध्यान देना, कभी भी वर्ड नो आता है, जैसे कि मैं नो, तो उसके बाद जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, हाउ टू हो सकता है, वेयर टू, व्हेन टू, ऐसे करके जो हम लोग कुछ काम करते हैं पार्टिकुलर टाइप का वर्क, वैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नो के बाद हाउ टू का प्रयोग किया जाता है, नो के बाद हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं उसके बाद देखते हैं यहाँ से। देखिए, नो के बाद हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर या टू प्लस V1 का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो टू ड्राइव अ कार नहीं, हाउ टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ से नो के बाद कुछ कुछ WH वर्ड का यूज करके टू प्लस V1 आता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ओके, मेनी ऑफ अस डोंट नो, ठीक है, हाउ टू नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाउ टू स्विम एट ऑल, मतलब कैसे तैरा जाता है हम जानते हैं। ठीक है, मतलब डोंट नो मतलब नहीं जानता है, सॉरी, यहाँ पे मीनिंग है कि मैं नहीं जानता है, यानी कि हाउ टू का यूज होना चाहिए। तो पार्ट नंबर किस में गड़बड़ है, पार्ट नंबर गड़बड़ है आपका सी में, पार्ट नंबर गड़बड़ है सी में। तो सी कहाँ ऑप्शन में है, डी में है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हाँ, देखते हैं। एटलीस्ट नहीं, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ गुड गर्ल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा, कहीं के मैरिड टू लगता है, कहीं के मैरिड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो समझेंगे हम लोग कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है डायरेक्ट। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैरिड प्लस टू प्लस V1। ऐसा तब होगा जब, जो अब आप देख रहे होंगे मैरिड के बाद टू प्लस आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। अब जनरली है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में रहेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में आएगा तो टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है। मैं क्या बोला कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यू मैरिड मी,
कोई दिक्कत नहीं यार, यू मैरिड मी, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। बट अगर बोला जाए कि सीता इज मैरिड टू राम, यानी कि सीता जो है राम से विवाह किया जाता है, सीता इज मैरिड टू राम, उसका विवाह किया जाता है, तो पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग टू का यूज करके तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यही गड़बड़ी था सेंटेंस में। एट लास्ट ही वाज मैरिड विथ, यानी कि वो क्या किया, वाज मैरिड, उसका शादी किया गया लोगों के द्वारा कराया गया। तो मैरिड के बाद क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था, विथ नहीं, मैरिड के बाद टू लगता है, यहाँ तक प्रीपोजिशन का गड़बड़ी था। ठीक है, विथ का भी यूज होता है, मालूम है, जब कोई चीज़ हाथ से पकड़ कर करते हैं काम तो उसको हम लोग विथ बोलते हैं। जैसे आई कट एप्पल विथ नाइफ्स, तो या विथ इंस्ट्रूमेंट, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कैसे हम लोग विथ यूज करते हैं। मैरिड के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू आता है। और बाकी सारे जो इस पर क्वेश्चन बना था देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जा चुका है ना, बनाया जा चुका है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैरिड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे सीता इज मैरिड टू राम और यू मैरिड मी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं पास्ट में, तो इसको भी कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट कर लिया जाए। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज ही सेड दैट, सी सेड दैट, सॉरी पता नहीं थोड़ा सा क्या हो रहा, सॉरी। सी सेड दैट सी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वाज इन डिफिकल्टी। चलिए सेंटेंस क्या है, सी सेड दैट, सेंटेंस अगर ध्यान से देखा है तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब यहाँ पर दैट के बाद सी लग गया, उसके बाद विल का वुड होता है ना, तो गड़बड़ी पार्ट नंबर यहाँ पे था, क्या था पार्ट नंबर, तो वुड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वुड। तो वुड किस में है, बी में गड़बड़ी है, तो बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे कर लेना, ओके। तो जहाँ भी होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। बात समझ में नहीं आया, विल का इनडायरेक्ट नरेशन में वुड होता है ना, विल का टेंस चेंज होता है इसमें, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो टेंस होता है, जो इसका क्या बोलते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है अकॉर्डिंगली चेंज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है। तो विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहता है प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो ओके। चलिए, तो करते होगा विल शुड बी रिप्लेस्ड विथ वुड, वुड से रिप्लेस करना है। सेंटेंस ऐसे इंडायरेक्ट नरेशन है। आई होप कि क्लियर होगा। बीइंग अ फाइन डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बट इजी होता है। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ऊटी। ऊटी एक बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में, ओके। तो बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ऊटी, हम लोग कहाँ गए, एक फाइन डे था इसीलिए हम लोग क्या कर चले गए, वी वेंट आउट, बाहर चले गए पिकनिक के लिए, कहाँ पे, ऊटी पे। तो बीइंग अ फाइन डे, क्या कुछ गड़बड़ी पता चल रहा है, चलिए बताता हूँ। जैसे यह डे है, ठीक है, डे, तो डे को जब आप बीइंग का यूज कर रहे हो, आप बीइंग अ फाइन डे, बीइंग अ फाइन डे मतलब फाइन डे होते हुए नहीं, यह एक बहुत फाइन डे था, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लैक है डे का, डे जो है इसका सब्जेक्ट लैक है, किसका, इट बीइंग अ फाइन डे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इट बीइंग अ फाइन डे। यहाँ पे सब्जेक्ट लैक हो रहा है ना, इट बीइंग अ फाइन डे, ओके। तो इट बीइंग अ फाइन डे का यूज होना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट लैक है, डायरेक्ट बीइंग नहीं होता है। जैसे बीइंग ऑनेस्ट हो सकता है कि हम ऑनेस्ट होते हुए कुछ काम किए, लेकिन डे में क्या होता है, बीइंग अ फाइन डे नहीं, इट बीइंग अ फाइन डे, ये फाइन डे था इसीलिए सब्जेक्ट लैक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ इट आएगा, और इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, आपको अगर थोड़ा सा मालूम हो तो, ओके। तो इट का प्रयोग इस सेंटेंस नंबर पार्ट 1 में कर दीजिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। तो इट बीइंग अ फाइन डे, इट बीइंग अ फाइन डे, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ऊटी। तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी था, ए जो पार्ट है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। मूव करेंगे पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। नाउ कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है आपको, कैटल्स वेयर कुछ तो सही लग रहा है ना, कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर द फार्म, क्या दिक्कत है, फार्म के निकट में लोग जो है से चल रहा है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैटल्स मतलब मवेशी होता है, और कैटल्स मैं ही बोल रहा हूँ। कैटल खुद एक प्लूरल वर्ड है ना, इसका एस या एस लगा के नहीं बनाया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ नाउन और नंबर आप लोग पढ़े होंगे, तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उनको एस और एस लगाकर हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैटल एक ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो इसको एस लगाना गलत है, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ हो गया। पार्ट नंबर ए जो है से आपका ऑप्शन नंबर डी में जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है ना। कुछ कुछ यहाँ पे और वर्ड्स है जो कि हमेशा प्लूरल होता है, इसको एस और एस लगा प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे देखो, पीपल, पुलिस, डियर, डियर एक क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखना। जेंट्री होता है, प्लीजेंट्री, पिजेंट्री होता है, इलेक्टोरेट होता है,
नोबिलिटी होता है, पोल्ट्री होता है, रिचेज होता है और ऑड्स होता है। तो कुछ कुछ इस वर्ड्स को याद रखना, एग्जाम में इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है पास्ट में, तो इससे क्वेश्चन डाला जा सकता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज योर आइडिया आर सुपेरियर देन दोज ऑफ माइंड इन ऑल रेस्पेक्ट। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन कुछ लग रहा है कि योर आइडियाज आर सुपेरियर देन दोज। देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि जो स्ट्रेंज वर्ड आपको दिखता है वहाँ पे जाया करो या उसको लूप होल पकड़ा करो। एक वर्ड है सुपेरियर दिख रहा है, अब गलती इस पार्ट में इसी से है, क्योंकि सुपेरियर के बाद जो है प्रीपोजिशन जो आता है उसके बाद टू आता है, सुपेरियर के बाद देन नहीं आता है, सुपेरियर के बाद देन नहीं टू आता है। ओके, तो ये पार्ट यही गड़बड़ी है, सुपेरियर के बाद टू आता है। कोई बहुत सारे वर्ड्स आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ से देखा जाए सुपेरियर होता है, इंटीरियर होता है, प्रायर होता है, जूनियर होता है, सीनियर होता है, पोस्टेरियर होता है, इंटीरियर होता है, इस बार टू का आता है, देन का यूज नहीं होता है। ओके, तो पार्ट नंबर उसी में गड़बड़ी था, तो ये सब वर्ड्स भी आप लोग याद रखना। तो ये देख लो यहाँ से योर आइडियाज आर सुपेरियर टू लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए था, टू दोज ऑफ माइंड इन ऑल रेस्पेक्ट। अब यहाँ से ध्यान देना, कभी कभी करता क्या है ना कि सुपेरियर टू भी दे देगा, अब कभी दैट ऑफ दे देगा, दैट ऑफ मी दे देगा, माइंड दे देगा, तो सिर्फ इतना नहीं होगा, ठीक है, या दैट ऑफ मी या मतलब मी दे देगा, गड़बड़ दे देगा, लेकिन ऐसा मत करना, दैट ऑफ माइंड होना चाहिए था। ठीक है, दैट ऑफ माइंड आइडियाज या इन ऑल रेस्पेक्ट वगैरह कुछ यूज करना, यानी कि पॉसेसिव यूज होता है, यानी कि दो वस्तु की तुलना है तो वस्तु की तुलना होगा। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी डाला जाता है क्वेश्चन, तो उसको भी याद रख लेना। तो सुपर एक बार टू लग गया, तो पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी हुआ, सी ऑप्शन है डी में, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, यानी कि अगर किसी चीज़ को उसको क्या करा, कोई स्टोरी को कहा मैंने डिटेल्स में, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इसको समझ सके। तो इस पार्ट में कहाँ गड़बड़ी है, आई टोल्ड हिम तक सही था, टोल्ड के बाद हमेशा याद रखना, टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ना, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी क्वेश्चन में डाला जा चुका है कि टोल्ड टू मी, ऐसे कुछ क्वेश्चन डाला गया है, तो इसको गड़बड़ होगा, गड़बड़ है, इसमें टू नहीं होता है ना, टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको भी याद रखा जाए। तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड, कहाँ गड़बड़ी है, कुछ पता चल रहा है डिटेल्स में, गड़बड़ी पार्ट नंबर बी में है। अब क्यों गड़बड़ी है कि कुछ कुछ वर्ड्स होता है, देखिए इंग्लिश ग्रामर जो है ना बहुत बड़ा पोर्सन है, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही समझा जा सकता है, बहुत बड़ा पोर्सन है भाई। अब देखो यहाँ से इन डिटेल्स लिखा हुआ है, इन डिटेल्स यूज नहीं होता है ग्रामर में, इन डिटेल यूज होता है, इन डिटेल ऐसा नहीं लगता है, इसमें एक इडियोमेटिक यूज है, यानी कि ऐसे ही यूज होता है। तो इसे वर्ड को आपको याद करना होगा, कुछ कुछ प्रीपोजिशन वर्ड होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि सुपेरियर टू होगा हमारा, ठीक है, बहुत सारा है, इंगेज इन होगा आपका, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है यार कि उसके बाद पार्टिकुलर टाइप का प्रीपोजिशन आता है, जैसे डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, इंक्वायर्ड इनटू हो गया, तो बहुत सारा वर्ड्स होता है, ठीक है, कि उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस से ही इसको अच्छा किया जा सकता है। कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसका आंसर बताता हूँ, तीन डिटेल पार्ट नंबर बी में है, और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना कुछ कुछ, जैसे मैं इन डिटेल है, मतलब कुछ कुछ इडियोमेटिक यूजेज क्या है इन डिटेल, देखिए इन डिटेल दे देगा, इन ट्रबल्स दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रबल्स नहीं इन ट्रबल होगा, क्योंकि ऐसे ही यूज होता है। इन कन्फ्यूजन होगा, इन डेंजर होगा, डेंजर लिखा गया है ना, जी होगा डेंजर। इन डेप्थ मतलब कर्ज में, इन डिले में, डिले में मतलब होता है संकट में, कष्ट में, मतलब दुविधा में, ठीक है, दुविधा में, प्रॉब्लम में, डिले में मतलब प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखना डिलेमा वर्ड को। तो हो गया आपका बी आंसर हो गया, इसी से ऑप्शन नंबर ए चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 में करें, द न्यू रेलवे स्टेशन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए क्या होगा, द न्यू रेलवे स्टेशन, जो नया रेलवे स्टेशन है क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या होना चाहिए बताइए जरा। तो देखिए एक पैटर्न होता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, एक पैटर्न पढ़े हैं, तो इसके पहले आर्टिकल द लगता है, क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज होता है। तो इस पैटर्न को याद रखना, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का पैटर्न होता है, तो आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, इसके पार्ट में जो ईस्टर्न पार्ट एक नाउन है और कंट्री भी एक नाउन है, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो इस पार्ट के पहले जो ईस्टर्न है, ठीक है, वहाँ से आर्टिकल द मिस है, ठीक है, क्या है, मिस्ड है। कभी कभी बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और बाद में याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था। कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, एक दो बार तो मैं कहीं कहीं कुछ वर्ड्स भी गलत बोल दिया, क्या करूँ, धीरे धीरे इंप्रूव ही होगा। तो इसके पहले आर्टिकल द मिसिंग है, तो इसको भी याद रखना। तो द स्टर्न हो गया, पैटर्न यूज, यानी कि यही है। तो इस पार्ट नंबर आपका गड़बड़ी है, पार्ट नंबर गड़बड़ी है सी में, और सी है आपका ऑप्शन में, सी में ही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो यानी कि द लग जाएगा। अब ऐसे भी द ईस्टर्न और द वेस्टर्न पार्ट यूज होता है, इसको भी याद रखिएगा, नॉर्मली यूज ऐसे भी होता है। चलिए दोनों तरह से सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज हीनियस क्राइम। हीनियस मतलब होता है बहुत ही घिनौना क्राइम के कारण ना, मतलब बहुत ज़्यादा घिनौना हरकत, उस टाइप को बोल सकते हैं हीनियस क्राइम। तो चलिए देखते हैं, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। तो क्या किया, उसको फांसी दे दिया गया, हंग कर दिया गया। तो क्या गड़बड़ी है, कुछ देखिए, नहीं देखिए कुछ अटपटा टाइप का जो वर्ड लगता है ना उसको ध्यान देना। एक हंग में कभी कभी फंसाता है, हैंग होता है, एक हंग होता है। क्या होता है पहला ये समझ लेते हैं, फिर से यहाँ से रिटर्न होंगे इस क्वेश्चन पे। दो वर्ड होता है, एक होता है हैंग। हैंग मतलब स्विंग, मतलब लटकना, लटकना के सेंस में याद रखना, जैसे स्विंग मतलब झूला होता है। तो हैंग मतलब लटकना के सेंस में अगर जो होगा हैंग, तो उसका होता है V2 हंग और हंग, यानी कि लटकाया या लटकाया गया, V2 और V3 फॉर्म में। दूसरी बात, हैंग जब डेथ होता है, जब फांसी देने के केसेस में आता है, तो उस केस में इसका V2 हो जाता है हैंग, और हैंग्ड और हैंग्ड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे किसी को लटका नहीं रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, मृत्यु तो पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पे हैंग्ड होगा, हंग नहीं होगा। हैंग लटकाने के सेंस में होता है, लेकिन लटका के मार देना यानी कि फांसी देने का सेंस में हैंग्ड हो जाता है, हंग नहीं होता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को रहता है छोटा सा चीज़, लेकिन ब्लंडर करता है। तो इसका क्या होना चाहिए था, हैंग्ड होना चाहिए था। ओके, इस पार्ट में मिस्टेक है। तो पार्ट नंबर बी खोज लो कहाँ है दोस्त, पार्ट नंबर डी में गड़बड़ी है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे और होप कि लास्ट क्वेश्चन होगा। वी शुड ऑल लर्न, यहाँ पे कुछ मैं ही थोड़ा सा गलती ली, वी को कैपिटल मांगता था ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल। वी शुड ऑल लर्न टू सीक हैप्पीनेस बाय लिमिटिंग आवर डिजायर्स। देखो मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, आप लोग ऐसा लिखो तो गलती मत करना। यहाँ पे देखिए ऐसे गलती मेरा भी नहीं है, मैं हमेशा लिखने की कोशिश करता हूँ कैपिटल ही, बट यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं डाला, इसलिए कैपिटल नहीं हुआ यार, ठीक है। वो सब ऐप का प्रॉब्लम था, मतलब ऐप का प्रॉब्लम मेरा है, ऐप तो भाई काम करता है, गलती तो हम ही करते हैं। तो यहाँ से देखा जाए, वी शुड ऑल लर्न टू सीक हैप्पीनेस, हमको सीखना चाहिए क्या, खोजने के लिए हैप्पीनेस, बाय लिमिटिंग और डिजायर्स, हमारा डिजायर्स को लाइफ में क्या करना चाहिए, लिमिट करके रखना चाहिए, ताकि हम लोग हैप्पीनेस रखें। रेदर देन अटेम्प्टेड टू सेटिस्फाई दें, उसको सेटिस्फाई मतलब मत खोज लो, अभी हमको एरोप्लेन पे उड़ना है तो ऐसा मत खोजते चलो कि हम एरोप्लेन पे उड़े, यार अपना डिजायर है उसको लिमिट करके रखो, खुश रहोगे लाइफ में, यही कहने का इसका मतलब है। तो इस पार्ट में गड़बड़ी आखिर है कहाँ, चलो बार बार बोलता हूँ रेदर देन थोड़ा सा पटा टाइप का वर्ड यही लग रहा है, रेदर देन, पोस्टेरियर, इंटीरियर, एट, सो फार, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, डिस्पाइट, इंस्टीड ऑफ, मतलब बहुत सारे थोड़ा सा अटपटे वर्ड्स होता है ना, बहुत लूपहोल होता है, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। तो रेदर देन पे ही गलती है। अब समझाता हूँ कि क्या होता है। कभी कभी रेदर देन का मतलब होता है ना, रेदर देन, जैसे आई वॉन्ट टू स्टे एट होम रेदर देन गोइंग स्कूल, ध्यान देना, रेदर देन गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे रेदर देन मतलब होता है प्रेफरेंस के यूज में होता है, के बजाय, इसका में हिंदी होता है के बजाय, लेकिन यूज होता है प्रेफरेंस के केस में, यानी कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं यहाँ पर घर पे रहना पसंद करता हूँ स्कूल जाने की बजाय, तो ये मीनिंग हुआ। तो रेदर देन एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि रेदर देन एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है, आपको प्रीपोजिशन जो है, ठीक है, प्रीपोजिशन जैसा यूज होता है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जब आपको वर्ब आता है, आपको याद होगा थोड़ा सा कि जब प्रीपोजिशन जैसा यूज होता है तो वहाँ पे वर्ब आता है, यानी कि V4 फॉर्म में आता है। और यहाँ पे जो V4 आएगा तो यहाँ पे एक वर्बियल नाउन आएगा, और वर्बियल नाउन होगा यानी कि जीरंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आपका रेदर देन अटेम्प्टेड था, वहाँ पे आपका V4 यानी कि अटेम्प्टिंग होना चाहिए था, क्योंकि रेदर देन यहाँ पे एज अ प्रिफरेंस के यूज रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन के जैसा यह कार्य कर रहा है। तो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय, मतलब एक वर्ब आता है तो V4 आता है, V3 फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एक नाउन की जरूरत है हमको, ठीक है, वर्ब की नहीं, और नाउन आपको पता है कि जीरंड एक नाउन ही होता है। तो यहाँ से देख लिया जाए, रेदर देन इज यूज्ड टू शो प्रेफरेंस इन द सेंस ऑफ, देखो इंस्टेड ऑफ या इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ एग्जाम में आ चुका है ना, इन लीव ऑफ मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, मतलब के स्थान पर, इसका मतलब यही होता है। तो देख लेना, रेदर देन प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद जीरंड आता है, जिसको एक जीरंडियल नाउन बोला जाता है, जो भर में V4 होता है जीरंड, जो कि एक नाउन जैसा एक्ट करता है। क्लियर, चलिए तो यही सारे क्वेश्चंस थे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जानते हो क्या करना है कर लो यार, जुड़ जाओ, प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव चीज़ें वहाँ से मिलेगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम एंड थैंक यू वेरी मच।